नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? अपन ने अब तक मानव स्वास्थ्य व भोजन के बारे में पढ़ा था। मानव स्वास्थ्य व भोजन, इसमें 3-4 टॉपिक अपन ने डिस्कस किए थे। संतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। कल लास्ट टॉपिक था अपना खनिज लवणों से होने वाला कुपोषण, सोडियम की कमी से क्या होता है, पोटेशियम की कमी से क्या होता है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंट या घेंगा रोग होता है। ये सब अपन पहले से पढ़ चुके हैं। आप उसको रिवाइज करते रहिए। लास्ट में जैसे चैप्टर फिनिश होता है मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखाऊंगी और हो सकता है तो आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। अब आज देखते हैं अपन मानव स्वास्थ्य। आज का टॉपिक है अपना मानव स्वास्थ्य। अब मानव स्वास्थ्य को कौन कौन से पदार्थ इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसमें अपन देखेंगे जल। सबसे पहले देखेंगे अपन मानव स्वास्थ्य में जल। पीने योग्य जल के गुण सबसे पहले देखते हैं। पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जल के गुण, जो पीने योग्य जल होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि अपन कह सके स्वस्थ जल है। वैसे पृथ्वी पे 1/3 1/3 भाग क्या आपका जल है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, हरित ग्रीन ग्रह, ब्लू प्लेनेट। ठीक है, क्या दिखता है आपके 3% ये कह सकते हैं आपके 1/3 1/3 जल है। पर संपूर्ण जल क्या होता है आपका पीने योग्य। ज्यादातर जल कहाँ है, महासागरों में है, नदियों में है, तालाबों में है। तो शुद्ध जल की उपलब्धता बहुत कम है। तो अपन देखेंगे पीने योग्य जल के गुण क्या क्या होने चाहिए। ये मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। जल एक महत्वपूर्ण कारक है जो क्या करता है, आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वच्छ जल मिल रहा है, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, शुद्ध भी लिख सकते हैं आप, और शुद्ध या स्वच्छ भोजन, तो वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा। तो जल क्या है, एक आपका महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। इसके पीछे साइंस क्या कहता है, जल है तो जीवन है। इसके पीछे का कारण क्या है, अपने शरीर की अधिकांश क्रियाएं जिनको बोलते हैं उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचय क्रियाएं ये जलीय माध्यम में होती है। उपापचय क्रियाएं कौन से माध्यम में होती है, आपके जलीय माध्यम में होती है। भोजन का पाचन हो रहा है, ठीक है। अगर अपन कई बार क्या करते हैं, भोजन खा रहे जल्दी जल्दी खाते हैं, अपनी ड्यूटी बनती है भोजन को चबा चबा के आराम से खाए, जल्दी जल्दी खाते हैं और आपने ड्राई भोजन किया है तो वो आपके यहाँ स्प्लेंटर में अटक जाता है। इसका कारण क्या है, अधिकांश क्रियाएं कौन से माध्यम में होती है, आपके जलीय माध्यम में। तो अपना टॉपिक है जो पीने योग्य जल है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए। जल है तो जीवन है, जल के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अधिकांश उपापचय क्रियाएं, शरीर की अधिकांश क्रियाएं किस माध्यम में होती है, आपके जलीय माध्यम में। इसके अलावा जीवद्रव्य, कोशिका का मुख्य घटक है आपका जीवद्रव्य। जीवद्रव्य में 95 से लेके
98% तक क्या होता है आपका जल होता है। तो जलीय माध्यम में ही संपूर्ण क्रियाएं होती है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, सब किसमें होती है आपकी जलीय माध्यम में। अब अपना क्या है, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। सबसे पहले वह साफ दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, अर्थात आंखों से देखने पर उसमें कोई अशुद्धि नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आप आंखों से देख रहे हो और उसमें कोई अशुद्धि नजर आती है तो मतलब जल कैसा आपका दूषित जल है। तो पीने योग्य जल क्या है, साफ दिखना चाहिए। अगर अपन आंखों से देखें तो उसमें कोई अशुद्धि नजर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर क्या है, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। उसका पीएच संतुलित होना चाहिए, उसका पीएच संतुलित होना चाहिए। शुद्ध जल वो होगा जिसमें बाहर से कोई अशुद्धि नहीं दिख रही हो आपको आंखों से, उसमें बदबू नहीं आ रही हो, उसका पीएच क्या हो आपका संतुलित हो। तो ये क्या होगा आपका शुद्ध जल होगा। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट अपन और ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई सूक्ष्म जीव, इसमें कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो अपन ने देखा कि जो पीने योग्य जल होता है उसके क्या क्या लक्षण होंगे। वो आंखों से साफ दिखना चाहिए, उसमें कोई अशुद्धि नजर नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा उसमें बदबू भी नहीं होनी चाहिए, उसका पीएच भी संतुलित होना चाहिए और उसमें कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होने चाहिए। आप इसको उतार लीजिए, ये कम से कम आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और चैप्टर है अपना 4 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चा आराम से आसानी से कर सकता है। ये तो थे आपके शुद्ध जल या पीने योग्य जल के गुण। अब जल की आवश्यकता क्यों होती है, इसका जवाब मैंने बताया आपको कि जो जल होता है अधिकांश क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है आपके जलीय माध्यम होती है। जीव की या कोई भी सजीव है या कोशिका की अधिकांश क्रियाएं कौन से माध्यम में होती है आपके जलीय माध्यम में होती है। तो डॉक्टर भी कहते हैं, अपन ने भी सुना होगा कि आपको दिन में कम से कम 8 गिलास, 8 से लेके 10 गिलास, 8 से लेके 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण अधिकांश शारीरिक क्रियाएं या अधिकांश उपापचय क्रियाएं जलीय माध्यम में होती है, जलीय माध्यम में होती है।
माध्यम में होती है। अधिकांश उपापचय क्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। इसका क्वेश्चन बना सकते हो जल की आवश्यकता, इसका टॉपिक बना सकते हो जल की आवश्यकता। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो सबको लगता है आते हैं, पर इनमें लिखना क्या होता है, पूछ क्या रहता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो आपसे पूछ क्या रहे, बच्चे ये नहीं समझ पाते, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है। अधिकांश उपापचय क्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। सेकंड, जल क्या करता है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। जल शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो किसके थ्रू निकलेंगे आपके, जैसे यूरिया है, यूरिया, मूत्र जिसको बोलते हैं यूरिन, मूत्र की सहायता से जल की सहायता से क्या होता है आपका यूरिया बाहर निकल जाता है। इसके अलावा पसीना आ रहा है आपके, स्वेद जिसको बोलते हैं, उसमें भी कुछ लवण होते हैं, वो भी क्या होते हैं आपके जलीय माध्यम में बाहर निकलते हैं। तो कई चीजें ऐसी है जो आपके टॉक्सिक पदार्थ, जहरीले पदार्थ शरीर से किसके थ्रू बाहर निकालते हैं, आपके जल के थ्रू। इसके अलावा जल क्या करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। ये कैसे, देखो, गर्मियों में पसीने आते हैं, सर्दियों में बिल्कुल पसीना नहीं आते। क्यों? क्योंकि अपन कैसे प्राणी हैं, समतापी प्राणी हैं। अपन मैमेलिया वर्ग में आते हैं, या कह सकते हैं जंतु जगत में आते हैं। इसके अलावा जंतु जगत में भी कौन से प्राणी हैं अपन, समतापी। शरीर का तापमान समान बना रहता है। समतापी का मतलब होता है शरीर का तापमान समान बना रहता है। अर्थात बाहर का टेम्परेचर राजस्थान में चाहे 40 डिग्री पहुंच जाए, चाहे 38 डिग्री पहुंच जाए, पर अपना कितना रहता है, चाहे यहाँ 45 डिग्री पहुंच जाए, पर अपने शरीर का तापमान कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये होता है आपके सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट, ये इकाई होती है, तापमान को मापने की इकाई होती है। वो बाद में पढ़ेंगे, आपके फिजिक्स में आएगा ये वाला टॉपिक, थोड़ा सा दे रखा है। समतापी का मतलब है तापमान समान रहता है। ऐसे थोड़ी ना जैसे गर्मी आई तो अपना तापमान बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीजन है तापमान नियंत्रित करना। कौन कर रहा है, जल। कैसे करेगा, जैसे ज्यादा गर्मी बढ़ी अपने शरीर से क्या आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। पसीना आया और क्या होगा, टेम्परेचर, तापमान क्या हो जाएगा, कम, और अपना तापमान कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। सर्दियों में क्या होगा, तापमान कम हो जाता है, तो अपना शरीर, अपन क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े क्या होते हैं, ऊष्मा अवरोधी होते हैं। शरीर से जो हीट निकल रही है, जो ऊष्मा निकल रही है, उसको अवरोध करेंगे और शरीर से बाहर नहीं निकलने देंगे, इसलिए अपना तापमान क्या होता है, आपका नियंत्रित होता है। तो ये है जल की आवश्यकता। अधिकांश उपापचय क्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। ठीक है, इसके अलावा शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखता है। इसके अलावा शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको निकालने में सहायता करता है। इसके अलावा जल, कोई व्यक्ति लगातार जल पीता है, प्रॉपर मात्रा में जल पीता है, तो उसे थकान नहीं होती, थकान का अनुभव नहीं होता है, थकान का अनुभव नहीं होता है।
थकान का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अपने शरीर को क्या करता है, वो बैलेंस रखता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर मात्रा में वैसे बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी पी रहे हो तो आपके फूड का डाइजेशन, भोजन का पाचन अच्छे से रहता है। शरीर में फाइबर, जिसको रेशे बोलते हैं अपन, फाइबर या रेशे, ये संतुलित बने रहते हैं। आपके शरीर में कोई अवरोध, कई बार कई लोगों के स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो डॉक्टर एडवाइस देता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और कई बार वो आपके यूरिन के थ्रू पास आउट भी हो जाती है। तो ये है जल की आवश्यकता। ये थे जल के फायदेमंद प्रभाव। जल की आवश्यकता क्यों होती है, जल के गुण क्या होने चाहिए। अब इसके अगर जल दूषित हो गया तो क्या दुष्प्रभाव होंगे, वो अपन देखेंगे। तो प्रदूषित जल से क्या क्या हो सकता, मैंने शुरू में बताया था आपको, अगर किसी व्यक्ति को स्वच्छ जल मिल रहा है, स्वच्छ हवा मिल रही है और स्वच्छ भोजन मिल रहा है तो वो कभी बीमार नहीं होगा। पर अगर जल प्रदूषित हो जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अपना टॉपिक है प्रदूषित जल के दुष्प्रभाव या दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। अगर जल कैसा है आपका, प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं रहा, जल दूषित है, पीने योग्य नहीं रहा, तो उससे आपके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं वो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव, अगर जल प्रदूषित है तो उससे क्या हो सकता है, उसमें क्या हो जाएंगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस इत्यादि क्या हो जाएंगे आपके, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस प्रदूषित जल में उपस्थित होते हैं। प्रदूषित जल में उपस्थित होते हैं। प्रदूषित जल में उपस्थित होते हैं। अगर ये प्रदूषित जल में उपस्थित है तो क्या करेंगे, जीवाणु या बैक्टीरिया बहुत सारी बीमारियां करता है। अगर आपने प्रदूषित जल पिया है तो आपके बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। किससे जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित और वायरस जनित। क्यों, क्योंकि ये इनको माध्यम प्रदान करता है। ये इनको क्या करता है, आपका माध्यम लाने और ले जाने का काम करता है, माध्यम प्रदान करता है। तो अगर प्रदूषित जल पिया है तो आप क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पीलिया हो सकता है, और भी कई दूषित जल से जनित जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। तो प्रदूषित जल से क्या हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये आपके कैंसर से भी भयंकर होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी होता है, जो सी वाला हेपेटाइटिस होता है वो क्या करता है, आपके कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होता है और इससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है, आपके यकृत या लीवर जिसको बोलते हैं, लीवर को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। लीवर सिरोसिस हो जाती है। सिरोसिस किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है और लास्ट में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। क्योंकि लीवर, यकृत क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड वाले में। और ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रदूषित जल पीने से ये नुकसान होते हैं। इसके अलावा आपके एक बीमारी का नाम है जो अब तो राजस्थान में नहीं होती पर कोई टाइम में बहुत ज्यादा होती थी। 2000 में इससे उन्मूलन प्राप्त कर लिया गया राजस्थान गवर्नमेंट के सफल प्रयासों से। इससे अपन को मुक्ति मिल गई, नारू रोग। नारू रोग
नारू, इसका दूसरा नाम है बाला, बाला रोग, नारू रोग या बाला रोग। ये प्रदूषित जल के सेवन से होता था। नारू या बाला रोग प्रदूषित जल के सेवन से होता था। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नारू रोग क्या है, इसके रोग जनक। क्वेश्चन बनेगा नारू रोग क्या है, इसके रोग जनक का नाम लिखो, रोग जनक का नाम लिखना है। या नारू या बाला रोग क्या है, उसका रोग कारक कौन है, तो उसका रोग कारक है ड्रेकन कुलस मेडिनेंसिस, ड्रेकन कुलस मेडिनेंसिस, ये इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नारू या बाला रोग है वो किसकी वजह से होता है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, कृमि। पिछले वाला बेस इसमें बहुत गलती की थी, कृमि। तो वो उनसे पूछा जा रहा था कि नारू रोग का रोग कारक कौन है, तो वो कृमि लिख रहे। ये तो कृमि तो इनकी एक वेराइटी है, कृमि का मतलब कीड़े जैसा, धागे जैसा। तो कृमि तो इनकी भी एक वेराइटी है। इसका रोग कारक का नाम कौन है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। पिछले वाले बेस ने ये कई बार टेस्ट में ये गलती की थी। तो इसका नाम कृमि ना होके क्या है आपका, नारू रोग के रोग कारक का नाम क्या है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसी। कृमि नहीं है, ये कृमि वर्ग में आता है, कृमि वर्ग में आता है, ये ध्यान रखना आप लोग। किसमें आता है, आपका कृमि वर्ग में आता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है नारू रोग का रोग जनक कौन है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। और ये रोग क्यों होता था, दूषित जल, प्रदूषित जल के सेवन से, प्रदूषित जल के सेवन से। ये पश्चिमी राजस्थान में, या ये कह सकते हैं जहां पे तालाब, जोहड़, इनका पानी पिया जाता था, वहां पे होता था। और सन 2000 के बाद ये रोग नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, इस पे कंप्लीट रूप से इसका उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन का मतलब है खत्म कर दिया। जैसे गवर्नमेंट का टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट का, कि 2025 तक भारत को पोलियो मुक्त कर दिया जाएगा, पोलियो मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, सॉरी, भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया, ये आएगा 2025 आएगा टीबी मुक्त, सॉरी, टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। भारत का गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो अब इस रोग में होता क्या है, इस रोग का जो रोग जनक है, जो कृमि होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, धागे जैसी होती है, धागे जैसा होता है। इसमें होता क्या था, प्रदूषित पानी पीने से जो कृमि था, इसके दो पोषक थे, एक तो जल और दूसरा कौन था आपका, मनुष्य। तो जैसे मनुष्य ने गंदा पानी पिया, वो गंदे जल से मनुष्य के शरीर में पहुंच गया। शरीर में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये शरीर के किसी भी अंग से एक कांटे के रूप में, कांटे के रूप में वो जो मादा होती थी, अपने पीछे वाला जो पोर्शन होता था उसको बाहर निकाल देती थी। तो उस जगह पे बहुत ज्यादा पेन होता था। और जैसे आपने अगर उसको निकाला, फोड़ा या फुंसी हो जाती थी, सब कहीं भी हो सकता था शरीर में, आंख, नाक, कान, बॉडी पे कहीं भी। जैसे आपने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, अगर वो टूट गई तो क्या होता था, वो जीव वापस से रिप्रोडक्शन, वापस से जनन करना शुरू हो जाता था और वापस उतना ही बन जाता था। तो ग्रामीण इलाकों में कुछ ट्रेंड व्यक्ति क्या करते थे, उस जगह से वो जैसे थोड़ा सा बाहर आया, एक लकड़ी बांध दी जाती थी, उसको उस पर फोल्ड करते रहते थे। वो देखते थे कि अगर पूरा बाहर आ जाता था तो आपको उन्मूलन मिल जाता था। धीरे धीरे व्यक्ति ट्रेंड हो गए गाँव में पर्टिकुलर। इसके अलावा जो डॉक्टर्स थे वो उसको रिमूव कर देते। अगर वो टूट के छूट गया तो वो वहां से वापस वैसा का वैसा नया जीव बनना स्टार्ट हो जाता था। तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी। तो ये था ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। इसके रोग के बारे में पूछा जाएगा तो 2 नंबर का भी बन सकता है। अब देखते हैं अपन अगला टॉपिक अपना, दूषित जल के बारे में। तो जल से 4-5 क्वेश्चन है जो देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट में जैसे चैप्टर खत्म होएगा इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लिखा दूंगी मैं, आपको याद करना है।
और अच्छे मार्क्स लाने, यही अपनी ड्यूटी है, यही अपना दायित्व है, यही अपना कर्तव्य है। अब देखते हैं मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा, अब कहने को तो मोटापा क्या है, आपको लगता होगा मोटापा सिंपल सी है, पर मोटापा क्या है, एक बीमारी। मोटापा क्या है, एक आपकी बीमारी। मोटापा क्या है, आपकी बीमारी, ओबेसिटी। मोटापा क्या है, आपकी एक बीमारी है। इसका कारण क्या है, देखो मोटापे के कारण, मोटापे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण, उच्च वसा युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग। उच्च वसा युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग, कोई बहुत ज्यादा घी तेल खा रहा है तो उसके शरीर में क्या होता है, मोटापा। मोटापा घी तेल खाने से नहीं बढ़ता है। अगर आपने उच्च वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाए पर आपने क्या किया है, एक्सरसाइज नहीं किए, व्यायाम नहीं किया है, बाबा रामदेव वाला एक्सरसाइज नहीं किया आपने, एक्सरसाइज या व्यायाम जिसको बोलते हैं, व्यायाम नहीं किया है, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, आपका मोटापा बढ़ जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में जो डिब्बे बंद खाद्य सामग्री मिलती है, डिब्बे, व्यायाम नहीं किया है तो मोटापा बढ़ जाएगा। आप अच्छे से घी तेल खाइए पर उसी के अनुसार क्या करना, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। ये एक तरह से क्या होती है, आपकी बीमारी होती है। इसके अलावा वर्तमान में जो डिब्बा बंद खाद्य सामग्री मिल रही है, इजी टू कुक, लाओ घोलो और बनाओ, उसकी वजह से क्या रहा, आपका मोटापा बढ़ रहा है। ये जो आपके फास्ट फूड जिनको बोला जाता है फास्ट फूड, कौन कौन से होते हैं, पिज्जा, बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चाउमीन, पतासी, कचौरी, समोसा, ये सब क्या है, आपके फास्ट फूड। ठीक है, अब इनसे क्या होता है, ये करेंगे क्या, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचय क्रियाओं को बढ़ा देंगे। उपापचय क्रियाओं को क्या करेंगे, आपके बढ़ा देंगे। उपापचय क्रिया बढ़ जाएगी, उपापचय क्रिया बढ़ी तो उससे क्या होगा, शरीर में फैट स्टोर होगा। ज्यादा मात्रा में आप इन चीजों का सेवन करोगे तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ जाएगा। ये जो चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पताशी, ये सारे क्या है, आपके अल्कोहल। कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल का यूज कर रहा, मैं ये नहीं कहूंगी आप अल्कोहल का यूज करो, वो आपके लीवर को, यकृत को खराब करता है, पर इनका उपयोग इससे भी ज्यादा हानिकारक है। इनका उपयोग इससे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये सब किसमें रोल प्ले करते हैं, लीवर सिरोसिस। किसमें रोल प्ले करते हैं, लीवर सिरोसिस। मतलब लीवर में क्या करेंगे, एक ट्यूमर का निर्माण कर देंगे, एक गांठ का निर्माण कर देंगे, जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। और ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके कैंसर। ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर में। और इंडिया में कैंसर क्या है, असाध्य रोग है। कैंसर क्या है, असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज है नहीं है। हाँ, इसके 2-3 कंडीशंस है। शुरुआती अवस्था में अगर आपको कैंसर का पता चलता है तो आपके ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मिडिल अवस्था में भी पता चलता है तो कोशिश की जाती है। अगर आपके मेटास्टेटिक कैंसर है, मतलब लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो कोई कुछ नहीं करता। पहले किसी के कैंसर नहीं होता था। अब आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी है, कभी बीड़ी नहीं पी है, कभी अल्कोहल का यूज नहीं किया, उनके कैंसर हो रहा है। कारण ना कारण ये है आपका फास्ट फूड का इफेक्ट। तो ये सब मोटापा बढ़ाएंगे। मोटापा बढ़ने से किसी भी व्यक्ति का मोटापा बढ़ गया, वो अपने काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, उठने बैठने में दिक्कत होगी, उसके रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी,
हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं रक्तचाप बढ़ जाएगा, तो अपने पूरे काम प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाता और ये उसके लिए क्या होता है, नुकसानदेह। मैंने बात की कैंसर की। कैंसर 3 अवस्था होता है, प्रारंभिक, मध्य और लास्ट। लास्ट अवस्था को बोलते हैं मेटास्टेटिक कैंसर, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा एक ऐसा कैंसर है जिसको बोलते हैं रक्त कैंसर। जब कैंसर पे बात आई है, इससे रिलेटेड टॉपिक है, देख लो। कैंसर, रक्त कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका कंप्लीट इलाज पॉसिबल है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के थ्रू। बोन मेरो ट्रांसप्लांट के थ्रू बोन मेरो ट्रांसफर कर देंगे, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। हिंदी में लिख देती हूँ, अस्थि मज्जा प्रतिस्थापन। अस्थि मज्जा प्रतिस्थापन। अस्थि मज्जा प्रतिस्थापन के थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, आपका रक्त कैंसर का इलाज पॉसिबल है। और कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जिसका इलाज इजीली हो। अस्थि मज्जा से क्यों होगा कि अस्थि मज्जा वो जगह होती है जहां लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। तो उस अंग का अस्थि मज्जा हटा दिया जाएगा और उसकी जगह स्वस्थ अस्थि मज्जा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इसलिए रक्त कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका कंप्लीट इलाज पॉसिबल है। अब मोटापे से क्या क्या नुकसान होंगे। पहला तो क्या, आपके रक्तचाप बढ़ जाएगा, काम करने में दिक्कत होगी, चला फिरा नहीं जाएगा, उपापचय क्रियाएं बढ़ जाएगी। तो अपन देखेंगे रक्तचाप। रक्तचाप रक्तचाप क्या होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। बीपी बढ़ गया, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है। ये बीपी बढ़ना क्या होता है, लो होना क्या होता है, मोटापे का इससे क्या संबंध है, ये सब अपन कल देखेंगे। अब आप लोगों की ड्यूटी है कि जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, जैसा मटेरियल आपको मिल रहा है आप उससे क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम हो वो पूछिए। इसके अलावा आप ईमानदारी से पढ़ाई किए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, हमसे बहुत अच्छा करें। घर पे रहिए, शेफ रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, समाज का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए। अपना तो टॉपिक ही ऐसा, अच्छा खाना खाओगे तो क्या बढ़ जाएगी, वेरी गुड, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। और अपन को क्या करना है, उसी को तो बढ़ाना है। इसलिए विटामिन सी का, विटामिन कौन सा, वेरी गुड, विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, अपन बीमार नहीं होंगे। किसी व्यक्ति के कोरोना नहीं होगा। और इंडिया को कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है। और ये कब होगा, जब अपन सब जागरूक होंगे, हर तरीके से जागरूक होंगे। आपके आसपास में कोई व्यक्ति आ रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, नया लग रहा है, देखा हुआ नहीं लग रहा है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई कुछ भी हो, तो आप उससे उसका आधार कार्ड मांगिए। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश करके गांव में, शहर में, कॉलोनी में, गले में, मोहल्ले में कुछ ऐसी, क्या कह सकते हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो सकते हैं। क्योंकि अपने देश पे संकट है, तो उनको पहचानिए। जैसे आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगे तो आप तुरंत पुलिस को कॉल कीजिए और वो आपकी सहायता करेगी। धन्यवाद।